जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवरल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम सुखी वैवाहिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि पत्रिका के माध्यम से हम कैसे समझें कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद पूर्वक होगा कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग का प्रश्न आता है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जानना चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या वो सुखद रहेगा कि परेशानियों से भरा रहेगा। तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है और पत्रिका देखकर यह बताया जा सकता है कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद होगा कि मध्यम होगा कि बहुत बुरा होगा। ये सब बातें ज्योतिष के माध्यम से बताई जा सकती हैं। तो वैदिक ज्योतिष एक बहुत अच्छा विद्या है ज्योतिष की, जिसमें शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए गए हैं। यदि हम सभी सूत्रों को अच्छे से समझते हैं और उनको अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही हम अच्छा रिजल्ट अपने जो क्लाइंट है उसे बता सकते हैं। तो साथियों, आइए हम एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद हुआ कि नहीं। वो पत्रिका में कौन सी स्थितियां हैं जो यह बताती हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो साथियों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो हमारा सप्तम भाव है वही हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है। और सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव से ही हमें समझ में आता है कि सप्तम भाव हमारा अच्छा है कि खराब है। तो साथियों, सप्तम भाव पर यदि शुभ ग्रह बैठा हो या सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सप्तम भाव बलवान होता है और सप्तम भाव से संबंधित हमें अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन जो ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, भले ही शुभ ग्रह हों, लेकिन वो शत्रु राशि नीच और अस्त होकर ना बैठे हों। क्योंकि जब ग्रह शत्रु राशि में नीच का और अस्त होकर बैठता है तो उसके शुभता में कमी आ जाती है। और साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रहों की यहाँ पे बात चल रही है, जिसमें कि गुरु, शुक्र, पक्ष बली चंद्रमा और बुध है। बुध अकेला हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो बुध भी शुभ कहा गया है। और चंद्रमा जब पक्ष बली हो तो चंद्रमा शुभ कहा गया है। तो साथियों, शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा है वो शुभ कहा गया है। तो साथियों, जब शुभ ग्रह को हम देखते हैं कि वो सप्तम भाव में बैठा है तो यह भी देखना चाहिए कि कहीं उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो। क्योंकि वृषभ लग्न में गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जरूर है, लेकिन अष्टमेश भी बनता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है धनु राशि अष्टम भाव में है। और ऐसा अष्टमेश जब सप्तम भाव में बैठेगा तो निश्चित ही कुछ न कुछ सप्तम भाव की नुकसान करेगा। क्योंकि वो गुरु होने के कारण नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वो अष्टमेश का प्रभाव लेकर बैठा है, इसलिए अष्टमेश होने के कारण सप्तम भाव के फलों का नुकसान करने में वो समर्थ है। इसलिए हमें शुभ ग्रह के साथ साथ देखना जरूरी है कि वो किस भाव का स्वामी है और कैसी स्थिति में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, इन दोनों का तारतम्य बनाना जरूरी है। फिर साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पाप ग्रह ना वहां बैठा हो और ना ही देख रहा हो। सप्तम भाव पर ना कोई पाप ग्रह बैठा हो, ना ही देख रहा हो। क्योंकि साथियों, पाप ग्रह यदि स्वराशि और उच्च राशि का भी बैठा हो तब भी कुछ न कुछ नुकसान करता है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ता है, कुछ न कुछ नैसर्गिक प्रभाव लेकर चलता है। इसलिए जो पाप ग्रह होते हैं उनमें नैसर्गिक अशुभता होने के कारण उस भाव से संबंधित जहां वो बैठते हैं कुछ न कुछ अशुभ परिणाम देने में सक्षम होते हैं। लेकिन कितना उस भाव का अशुभ परिणाम करेंगे ये डिपेंड करता है कि उन पर और कैसा प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, पाप ग्रहों की जो दृष्टि है उसमें भी कुछ न कुछ अशुभता जरूर होती है। भले ही वो अपने घर को ही देखें, हम और आप सोचते हैं कि अपने भावेश अपने भाव को देख रहा है तो भाव का सुफल करेगा। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य भावस्य वृद्धि पापय दृष्टे युते वा तस्य हानि प्रजायते। ये बहुत अच्छा श्लोक है जो कि बताता है कि कोई भी भावेश जब अपने भाव को देखता है तो उसके शुभ फल को देखता है देता है, या वहां बैठा हो तब भी उस भाव के सुफल को देता है, यह सही है। लेकिन यह भी कहा गया पापई दृष्ट युते वा तस्य हानि प्रजायते, कि पाप ग्रह यदि वहां बैठा हो या उसको देख रहा हो तो उसकी हानि भी बतानी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सिद्धांत लग जाते हैं
और हमें दोनों को ही समझने की जरूरत है। किसी भी एक को लेके चलेंगे तो कुछ न कुछ हम भूल अवश्य कर देंगे। तो साथियों, सप्तम भाव को देखने के बाद हमें सप्तमेश को देखना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश जो है सप्तम भाव का स्वामी है। यदि सप्तम भाव का स्वामी बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो यदि सप्तम भाव खराब भी है, सप्तम भाव में ग्रह खराब भी बैठे हैं, लेकिन सप्तमेश अच्छा है, तो कुछ न कुछ जीवन में ये संभाल ले जाएगा और वैवाहिक सुख कुछ न कुछ प्राप्त होगा। ये चीजों को बैलेंस करने में सहायता करेगा। तो सप्तमेश कैसे बलवान होता है? तो वह साथियों केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो, लग्न से केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और लग्न से छठे आठवें 12वें भाव में वह ना बैठा हो। सप्तमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति ना हो। सप्तमेश राहु केतु के साथ ना हो। सप्तमेश नवांश पत्रिका में भी अच्छी स्थिति और अच्छी राशि में हो, क्योंकि नवांश पत्रिका में भी केंद्र त्रिकोण में बैठा होना चाहिए। मित्र राशि का, स्वराशि का, उच्च राशि का बैठे तो अच्छा है। यदि नवांश पत्रिका में 6 8 12 में चला जाए, नीच शत्रु राशि में चला जाए, तो फिर ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और कुल मिला के सप्तमेश का षडबल में भी बल दिखना चाहिए। षडबल में यदि बलवान है तो ग्रह के पास बल है। सप्तमेश अपने भाव से छठे आठवें 12वें भाव में ना हो। साथियों, सभी लोग तो यह तो जरूर देख लेते हैं कि सप्तमेश लग्न से छठे आठवें 12वें भाव में तो नहीं है, लेकिन इस चीज को देखना भूल जाते हैं कि वो अपने भाव से भी छठे आठवें 12वें भाव में ना हो। यदि दोनों जगह से छठे आठवें 12वें में हो गया तो चिंता का बात है। इसलिए हमेशा दोनों पॉइंट्स को चेक कर लेना चाहिए कि सप्तमेश अपने भाव से कहाँ है और लग्न से किस भाव में है। फिर साथियों, सप्तमेश को पाप कर्तरी में भी नहीं होना चाहिए। उसके आजू बाजू में पाप ग्रह नहीं बैठे होना चाहिए। उसके उस जिस घर में सप्तमेश बैठा है उससे एक घर पहले और एक घर बाद में पाप ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए, नहीं तो सप्तमेश को पाप कर्तरी लगा देंगे और ऐसा जातक तो वैवाहिक जीवन में परेशानी समस्याएं लगी रहेंगी। साथियों, सप्तमेश नीच का ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो, भले ही केंद्र त्रिकोण में क्यों ना बैठा हो, लेकिन नीच अस्त शत्रु क्षेत्री में यदि बैठा होगा तो उसके सुफलों में कमी हो जाएगी। और यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, स्वराशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का बैठा है, तो फिर अच्छा है। साथियों, सप्तम और सप्तमेश को देखने के बाद हमें कारक जो हैं, सप्तम भाव के जो कारक हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कारक का प्रभाव 45 से 50% तक किसी भी भाव के फल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी की पत्रिका में शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह कहा गया है, स्थिर कारक है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव का स्वामित्व रखता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों की पत्रिका में शुक्र की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। और पुरुषों के लिए चंद्रमा की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। और स्त्रियों के लिए गुरु, सूर्य और मंगल जो पुरुष ग्रह हैं उनकी भी प्रधानता है। यदि किसी भी स्त्री के पत्रिका में तीनों पुरुष ग्रह पीड़ित हो जाएं, गुरु, सूर्य और मंगल, तो ऐसी स्त्री को, ऐसी महिला को पति सुख में समस्या हो जाती है। तो साथियों, शुक्र को कहाँ बैठना चाहिए? तो शुक्र जो है केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, नीच अस्त्र और शत्रु राशि में ना बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत ना हो, ये सब चीजें हमें देखना है। छठे आठवें 12वें भाव में ना बैठा हो। कौन? यह भी हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। वैसे शुक्र को 12वें घर में बैठने का दोष नहीं लगता है, यह कह सकते हैं कि कुछ कम दोष लगता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र जो है 12वें भाव में उच्च का माना गया है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। इसलिए शुक्र को द्वादश जाने का दोष नहीं लगता है, लेकिन सप्तमेश को द्वादश जाने का दोष लगेगा, लेकिन शुक्र को ग्रह के रूप में नहीं लगेगा। यह भी हमें समझने की जरूरत है। तो कोई भी ग्रह षडबल में बलवान होगा तभी अपने फलों को दे पाने में सक्षम होगा। और नवांश पत्रिका में भी शुक्र की स्थिति को अच्छा होना जरूरी है। अभी हमने साथियों चर्चा किया कि शुक्र कोई भी ग्रह नवांश में कब अच्छी स्थिति में होता है, वो केंद्र त्रिकोण में अच्छी राशियों में बैठा हो तो निश्चित ही वहां पे अच्छा होगा। साथियों, फिर हमने जो चर्चा की कि स्त्री जातक की पत्रिका में सभी पुरुष ग्रह बलवान होना चाहिए, और पुरुष जातक की पत्रिका में स्त्री कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो और बलवान हो, तभी वो अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त करेगा। साथियों, लग्नेश और सप्तमेश की परस्पर स्थिति अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे से षडाष्टक और 2 12 के एक्सेस में नहीं होना चाहिए, और सप्तमेश और कारक की भी परस्पर स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को देखने की जरूरत है। तो साथियों,
इन सब बातों को जब हम देखेंगे और तभी हम एक निर्णय ले पाएंगे कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद होगा। लेकिन साथियों, किसी की भी पत्रिका में इतनी सब चीजें एक साथ मिलना संभव नहीं है कि सभी सभी अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलें। कुछ न कुछ पॉजिटिव, कुछ न कुछ नेगेटिव अवश्य मिलेगा। तो कितना ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, कितना ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है, इसी का तारतम्य बनाकर ही एक ज्योतिषी को निर्णय करने की जरूरत होती है, जो कि सबसे कठिन काम किसी भी ज्योतिषी के लिए तारतम्य बनाना ही है। लेकिन जितना वो अभ्यास करेगा, जितना पत्रिका में अभ्यास करेगा और जितनी ज्यादा कंसल्टेंसी करेगा, उतना ही ज्यादा वो चीजों को सीखता जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो साथियों, मैंने एक पत्रिका बनाई है जिसमें ग्रहों को मैंने स्थित किया है और इस पर ये सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कैसे ग्रहों की स्थिति होना चाहिए, इस पर एक प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया है। तो साथियों, ये हमारा सप्तम भाव है और ये मेष लग्न की पत्रिका है। लग्नेश इसका मंगल है। तो यहाँ पे यदि हम पुरुष जातक के लिए देखें तो समझने का प्रयास करें तो सप्तमे सप्तम भाव में ही बैठा है। तो सप्तम भाव बलवान हो गया और ये शुक्र तो एक शुभ ग्रह भी है और सप्तम भाव पे एक नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि आ गई, जो कि परम शुभ ग्रह है और इस पत्रिका में नवम भाव का स्वामी होके नौमेश भी है। तो एक तो नौमेश है और ऊपर से गुरु है, तो कितना शुभ होकर इस भाव को दिख रहा है और कितनी अच्छी स्थिति में लग्न में दिग्बली होकर गुरु बैठा है। तो इतने शुभता के साथ जब गुरु इस सप्तम भाव को देखेगा तो निश्चित ही सप्तम भाव के बहुत अच्छे फल करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर साथियों, हमने देखा कि सप्तम भाव पे शुभ ग्रह बैठा, सप्तम भाव को शुभ ग्रह दिख रहा है, सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा और सप्तमेश पर भी शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं सप्तमेश शुक्र है और कारक भी शुक्र ही है वैवाहिक जीवन के लिए। तो सप्तम, सप्तमेश और कारक सभी की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए निश्चित ही ऐसी पत्रिका यदि हो तो जातक का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होगा। और साथियों, यहाँ पर हम जैसे देखें, यदि ये पत्रिका पुरुष जातक की हो तो शुक्र और चंद्रमा को भी देखना चाहिए। तो शुक्र तो हमने देखा कि बहुत अच्छी स्थिति पे है और साथ में जो दूसरा स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा है वो गुरु के साथ है। तो चंद्रमा भी लग्न में है, गुरु के साथ है, मित्र राशि में है। तो और एक नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पे है, तो चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति पे है। तो दोनों स्त्री कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा अच्छी स्थिति में होने से यह जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और इसे स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। और यदि ये कहीं कोई महिला की पत्रिका हो तो उसके लिए सप्तम, सप्तमेश तो और कारक तो वही हैं, लेकिन पति का कारक गुरु भी देखना पड़ता है महिलाओं के लिए। और यहाँ पर गुरु भी अच्छी स्थिति पे है, लग्न में दिग्बली होकर बैठा है और एक नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र से दृष्ट है, तो गुरु अच्छा है। फिर हम सूर्य को देखें तो सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि छठे भाव में अशुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं और बहुत अच्छा सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर कहेंगे। लेकिन एक पाप ग्रह मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सूर्य पर आ रही है, लेकिन जो मंगल लग्नेश भी है तो उतना अशुभ प्रभाव नहीं देगा और मित्र भी है उसका। इसलिए थोड़ा तो देगा, पीड़ित तो करेगा, लेकिन उतना नहीं, 10-20% तक हम मान सकते हैं कि पीड़ा देगा। लेकिन सूर्य यहाँ पे बलवान है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य को बलवान कहा गया है और अच्छा फल देता है वो। तो यहाँ पे सूर्य भी अच्छा है और मंगल को देखें तो मंगल भी एक अशुभ ग्रह है और यहाँ पर अशुभ ग्रह अशुभ भावों में बैठे तो बलवान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल भी अच्छी स्थिति में कहेंगे मंगल को भी। तो सभी पुरुष ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य भी बलवान होंगे। तो यदि ये स्त्री की पत्रिका हो तो उसका भी वैवाहिक सुख अच्छा हो सकता है। तो साथियों, जब भी हम वैवाहिक सुख को देखें तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखने की जरूरत है। लेकिन ये निश्चित है कि किसी की पत्रिका में भी इतनी सब सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं मिलने वाली हैं। तो यदि हमें 60 से 70% भी अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि अच्छा जीवन होगा। और यदि उसमें निगेटिविटी अधिक मिले तो फिर कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन खराब होगा। लेकिन अच्छा भी है और बुरा भी है, तो कभी जीवन अच्छा चलेगा वैवाहिक जीवन और कभी परेशानी आएगी, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। ये कभी अच्छा और कभी खराब चलते रहता है। ये सब ग्रहों का ही प्रभाव है, जो हमें अपने हिसाब से वो अपना फल करते रहते हैं। तो साथियों, ये यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक निश्चित ही इस चैनल को शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम।